एफएम सुन रहे हैं आप और मैं हूँ खुशबू आपके साथ। जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है डेटिंग द डॉक्टर। और आज मैं आपको एपिसोड 1 सुनाऊंगी जिसका टाइटल है जुड़वा पहने। मेघा, ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी ही दादी की जान ले ली। एक गुस्से भरी आवाज मेघा पर गरजी। मैंने कुछ नहीं किया, मेघा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। चुप हो जाओ, तुम अब इस परिवार की बेटी नहीं हो। निकल जाओ हमारे घर से और कभी वापस मत आना। उसके पापा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके घर के नौकर उसे अपने ही घर से निकालने लगे। वो मैं नहीं थी पापा, वो मोनिका थी, प्लीज ट्रस्ट मी, मेघा ने रोते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं किया। अचानक उसकी लाइफ में जैसे सब कुछ बदल गया था। उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। मेघा बेटा, रो मत, मेरे साथ चलो, एक सिंपल से कपड़े पहनी हुई मिडिल एज्ड औरत ने कहा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमारे हवाले छोड़ा है, अब तुम मेरे साथ रहोगे, उसने मेघा को खींचते हुए कहा। मेघा की फैमिली को अब उससे कोई लेना देना नहीं था। उसे हमेशा से अपनी जुड़वा बहन की गलती की सजा मिलती थी, जो कि अपनी दादी की मौत की असली कल्प्रिट थी। आज के इस पूरे किस्से में मेघा की जुड़वा बहन मोनिका को सिर्फ इतना कहने की जरूरत थी कि पापा, मेघा दीदी ने दादी को दवाई दिया था। और इन शब्दों को सुनते ही मेघा को लगा कि जैसे अब उसकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका था। हालांकि वह दोनों जुड़वा पैदा हुई थी, लेकिन मेघा को हमेशा मोनिका की गलती की सजा मिलती थी। और इसका सीधा सा एक कारण था, क्योंकि वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाती थी। और इस बार तो उसे घर से निकाला जा रहा था। अगर मेघा ने कभी घर छोड़ने के बारे में सोचा भी होता तो भी वो इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं था। मेघा ने खुद को संभाला और जैसे ही वो अपनी आंटी के घर पे पहुंची तो उसे रोना आ गया। उसे देख करके उसकी आंटी भी रोने लगी। उन्होंने मन में कहा, तुम्हारी फैमिली इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? इतनी होशियार लड़की को मेरे जैसे गरीब के भरोसे छोड़ दिया। हम कैसे सरवाइव करेंगे? अभी तो तुम 18 साल की भी नहीं हो, और एक तुम्हारे अंकल जो जुए और दारू के नशे में पागल रहते हैं, उन्होंने घर का सारा सामान बेच दिया। जिसने घर का सब सामान बेच दिया, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी नजर तुम पर पड़ते ही वह तुम्हें भी बेचने के बारे में सोचेगा। मेघा, तुम्हें मेरे दोस्त के घर पे रहना चाहिए। उसका घर यहीं पास में एक टाउन में है, वही उसका एक क्लिनिक है। तब तक मैं तुम्हारे अंकल से बात करती हूँ। तुम ट्विंस हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम दोनों को अलग ट्रीट किया जाता है। ये पहली बार नहीं था कि मेघा को मोनिका की गलती का ब्लेम लेना पड़ा। ये सेम चीज हमेशा होती थी, चाहे वो घर के बाहर भी हो, क्योंकि मेघा मोनिका की तरह चालबाज नहीं थी। उसे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी। कभी कभी तो मेघा सोचती थी कि उसे अपनी फैमिली के दुश्मन के बेटे से शादी कर लेनी चाहिए, ताकि उसके पेरेंट्स परेशान होकर मर जाएं। बस उसने ये नहीं सोचा था कि ये सब इतनी जल्दी होगा। मेघा अपनी आंटी के दोस्त के क्लिनिक में चली गई। वहां वो कुछ काम में हेल्प करवा देती, क्योंकि क्लिनिक के मेन रोड पर होने की वजह से अक्सर वहां पर एक्सीडेंट होते रहते थे और ज्यादातर पेशेंट्स को एक्सटर्नल इंजरी हुआ करती थी। मेघा को भी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस 3 टाइम का खाना और रहने के लिए जगह, यही उसकी रिक्वायरमेंट थी। अगर मेघा को लगता भी होगा कि उसकी फैमिली उसे ऐसे बेघर नहीं करेगी, तो पिछले 3 महीने में उसकी फैमिली में से एक वर्ड भी सुनने को नहीं मिला। तो किसी को उसे ढूंढने के लिए भेजने की बात तो भूल ही जाओ। मेघा, तुम आराम कर रही हो? एक और एक्सीडेंट हो गया है, चलो मेरे साथ। अभी रात शुरू हुई थी कि क्लिनिक के ओनर ने उसे उठा दिया। मेघा जल्दी से उसके पीछे एक्सीडेंट की जगह पर पहुंची, ताकि वह पेशेंट को अपने क्लिनिक पर ले जा सके। वहां पर 3 लोग थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था। एक ड्राइवर जिसने एक्सीडेंट किया था, और 2 लड़के जिनमें से एक बहुत ज्यादा हर्ट था और एक को हल्की सी चोट आई थी और बेहोश हो गया था। मेघा, हेल्प! बॉस के बुलाने पर मेघा उनके पास जल्दी से पहुंची और लड़के को स्ट्रेचर पर लेटाया। और लेटाने के बाद मेघा को रियलाइज हुआ कि ये तो प्रवीण है, खतरनाक इंसान, नितेश का बेटा। मेघा इसके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी और कई बार इन्होंने नोटिस बोर्ड पर अपना नाम भी शेयर किया है। बस डिफरेंस इतना है कि उसका नाम अचीवमेंट्स के लिए और मेघा को शैतानी करने के लिए, डांट पड़ने के लिए लिखा जाता था। पर प्रवीण बहुत ही शैतान बच्चा था, जो बिल्कुल भी रूल फॉलो नहीं करता था। वह बहुत ही खतरनाक और शरारती था। मेघा, जल्दी से इसके सारे कपड़े उतारो,
ये सुनकर तो मेघा के होश उड़ गए। मेघा, सोच क्या रही हो? ये लाइफ और डेथ का सवाल है। बाकी लोग ड्राइवर की जान बचाने में बिजी हैं, तो जल्दी करो, मुझे इसकी थाई पे ब्लीडिंग रोकनी है। क्योंकि मेघा सिर्फ 18 साल की थी तो उसके लिए ये सब बहुत अजीब था, लेकिन ये एक लाइफ का सवाल था, तो मेघा ने हिम्मत जुटाकर कपड़े उतार दिए। फर्स्ट टाइम? मेघा के बॉस ने स्माइल करते हुए पूछा। मेघा ने हिचकिचाते हुए बोला, नहीं तो। जब इसे होश आ जाए तो तुम इससे बहुत स्पेशल गिफ्ट लेना। हालांकि वह लड़का पूरी तरह से बेहोश नहीं था, पर वो सुन पा रहा था कि उसके आसपास क्या बातें हो रही थी और फील कर पा रहा था कि कोई उसके कपड़े उतार रहा है। और जो उसके कपड़े उतार रही थी वो मेघा थी। उसे ये तो बिल्कुल याद रहने वाला था। मेघा, तुम्हारा ब्लड टाइप क्या है? उसके बॉस ने उस लड़के की ब्लीडिंग रोकते हुए पूछा। इसका बहुत खून बह गया है और इसे खून की जरूरत है, लेकिन क्लिनिक के आसपास कोई स्टोर नहीं है। मेरा ब्लड टाइप ओ है। बस यही तो चाहिए। मेघा ने प्रवीण को ब्लड देने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं दिखाई। उसमें बहुत हिम्मत थी। प्रवीण को जल्दी नींद आ गई और उसका फेस सॉफ्ट लाइट के नीचे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा था। कोई इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? मेघा उसे सोते हुए देख रही थी और उसका असिस्टेंट दूर कमरे में रेस्ट कर रहा था। मेघा के बॉस पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा करते करते ही रात बीत गई। अगली सुबह मेघा प्रवीण के लिए पानी लेने जा रही थी, तभी उसकी आंटी क्लिनिक पर उसे ढूंढते हुए आई और कहा, मेघा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम्हारे अंकल तुम्हें साथ रखने के लिए मान गए हैं। हालांकि मेघा क्लिनिक पर रहना चाहती थी, लेकिन वहां उसकी कोई फैमिली नहीं थी और उसे पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी थी, तो वह अपने बॉस को बाय बोलकर अपनी आंटी के साथ चली गई। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसके अंकल का एक ट्रैप है। प्रवीण रात भर रेस्ट करने के बाद ठीक हो गया और आंख खुलते ही उसने अपने असिस्टेंट को देखा। आप उठ गए सर? मैं आपकी हेल्प करता हूँ उठने में, लेकिन आपकी पैंट तो फटी हुई है। प्रवीण को पैंट का नाम लेते ही लड़की की याद आ गई जिसने सब देखा था। वो लड़की मेघा कहाँ गई? उसने दबी हुई आवाज में पूछा। उसकी आंटी उसे ले गई। मुझे नहीं पता था कि तुम उसे जानते हो, क्लिनिक के मालिक ने बताया। बेचारी उसकी फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया और अब पता नहीं उसका क्या हाल होगा। क्यों? उसके अंकल एक जानवर हैं और दारू और नशे में पागल रहते हैं। वो पक्का उसे बेच देगा। वो काफी सुंदर दिखती है और उसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। उसने इन्हें हाथ लगाया और वो बच जाएगी। किसी भी लड़की ने आज तक इन्हें हाथ नहीं लगाया। सर, हमें जल्दी मुंबई चलना चाहिए, उसके असिस्टेंट ने उसे याद दिलाया। नहीं, हम उस लड़की के पास जा रहे हैं, उसने धीरे से ऊपर देखते हुए कहा। उसकी गहरी आंखें किसी काले पत्थर की तरह चमक रही थी। पॉकेट एफएम सुन रहे हैं आप और मैं हूँ खुशबू आपके साथ। जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ उसका नाम है डेटिंग द डॉक्टर और आज बारी है दूसरे एपिसोड की, मेरी मदद करो। इस दौरान मेघा अपनी आंटी के साथ उनके घर पर पहुंची तो उसके अंकल ने उसको बहुत ही खुशी से देखा और कहा कि अब तो तुम 18 साल की हो गई हो, बिल्कुल अच्छे से बड़ी हो गई हो। लगता है तुम पैदा ही अमीर हुई थी और तुम्हारी ये सफेद स्किन। देखा, मैंने बोला था ना, तुम्हारे अंकल तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, मेघा की आंटी ने उसके कान में धीरे से कहा। अब तुम हमारे साथ खुशी से रह सकती हो और अपनी फैमिली को भूल जाओ। मेघा ने अपना बैग रखा। मेघा को उसके अंकल का उसे देखने का जो तरीका था वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और उनसे बोला, थैंक यू अंकल, मुझे काम पर भी जाना है। उसकी आंटी ने कहा, अब तुम रेस्ट करो, 1-2 दिन बाद तुम्हें मैं पास के कॉलेज में ले जाऊंगी, तुम्हें अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू करनी है। यह सुनकर मेघा घबरा गई क्योंकि उसकी आंटी के जाने के बाद उसे उसके अंकल के साथ अकेले रहना पड़ता। आंटी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, उसने जल्दी से कहा। डरो मत, तुम्हारे अंकल भी थोड़ी देर बाद बाहर जा रहे हैं, उसके बाद तुम अंदर से दरवाजा बंद करके रेस्ट कर लेना। उसकी आंटी को अभी भी लग रहा था कि उसके अंकल सच में मेघा को रखने के लिए तैयार हो गए हैं। मेघा ने फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे अभी भी डर लग रहा था। जैसे ही वो दोनों घर से गए, उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उसके अंकल, जो सिर्फ जाने का नाटक कर रहे थे, उन्होंने बोला,
बहुत ही तेज लड़की है, लेकिन ये टूटा हुआ दरवाजा किस काम का। थोड़ी देर बाद उसके अंकल 3-4 आदमियों को लेकर वापस आ गए। घर के बाहर पहुंचते ही उन्होंने बोला, अब जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी चीज है, घर से निकाली हुई लड़की, बहुत ही फ्रेश। यह सब बात सुनकर मेघा का डर और भी बढ़ गया। मेघा, मेघा देखो, मैं तुम्हारा अंकल, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ, जल्दी से गेट खोलो। मेघा ने कुछ नहीं बोला। मेघा डर के मारे पसीना पसीना हो गई थी और उसे पता था कि उसकी लाइफ खत्म है अगर उसने दरवाजा खोल दिया, और नहीं खोला तो भी वो बस होप कर रही थी कि उसकी आंटी जल्दी से घर आ जाए। मेघा के अंकल का सब्र खत्म हो गया था और उन्होंने अपने साथ आए गुंडों को बोला, तोड़ दो दरवाजा। तेज धमाके के साथ गेट टूट के जमीन पर गिर गया। मेघा डरी हुई दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी थी। मेघा, बहुत शैतान हो तुम। वह अपने अंकल का डरावना चेहरा देखते हुए रो पड़ी। इतनी तगड़े आदमी से वो बच नहीं सकती थी। अंकल प्लीज मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। 2 लाख रुपए, ये तुम्हारी कीमत है, क्या तुम दे सकती हो मुझे? मेघा ने मुड़ के खिड़की की तरफ देखा। वह 3रा फ्लोर था, लेकिन अपने आप को बेचने से तो अच्छा था कि वो अपनी जान दे दे। यही सोचकर उसने खिड़की खोली और कूदने की कोशिश की, पर उसके अंकल ने उसे पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। उन गुंडों को पता था कि ये लड़की ऐसे ही नाटक करती रहेगी, तो उनमें से एक गुंडे ने उसे बेहोश किया और अपने कंधे पर रख कर ले गया। ये तो बहुत ही स्पेशल चीज है, इसको ऐसे वैसे आदमी को तो बिल्कुल नहीं बेचूंगा, उस आदमी ने हंसते हुए कहा और चला गया। और मेघा के अंकल चुपचाप पैसे लेकर ऐश करने चले गए। उसकी किसको चिंता थी, वो तो बस एक बेघर लड़की है। प्रवीण ने अपने असिस्टेंट को मेघा की आंटी के घर पर भेजा, लेकिन उसको आने में बहुत देर हो गई थी। तब तक तो वो जा चुकी थी। मेघा की आंटी करती भी तो क्या, वो एक जानवर जैसे आदमी का मुकाबला कैसे करती। सर, अब हम क्या करें? मुंबई चलते हैं और देखते हैं कि उसे किसे बेचा गया है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई लड़कियों के बिजनेस में इंटरेस्ट था, लेकिन उसके मन में एक आवाज थी जो उसे कह रही थी कि अगर उसने इस लड़की को इग्नोर किया तो वो बहुत पछताएगा। ठीक है सर। जब मेघा को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में खाने और पानी के साथ में पाया। हालांकि उसे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या उसका इंतजार कर रहा है। मोनिका जिंदगी के सारे सुख ले रही थी, लेकिन वो एक ऐसे समय पर आ गई जहां उसको पैसे के लिए बेच दिया। उसका अपनी जुड़वा बहन को नफरत करना नेचुरल था। जल्द ही रात हो गई और मेघा ने बाहर कुछ आवाज सुनी। उसे पता था कि उसके लिए कोई आ रहा है, लेकिन उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब दरवाजा खुला तो एक औरत जिसने छोटी स्कर्ट पहन रखी थी, वह 2 लड़कियों के साथ आई और उसे पकड़ करके ले गई। इसे अच्छे से तैयार करो और देखना कि इसे चोट न लग जाए। मेघा को ले जाकर बहुत सारा मेकअप किया गया और उसको एक ऐसी ड्रेस पहना दी जो उसकी उम्र के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। इसे हिल होटल के रूम नंबर 1105 में ले जाओ। मेघा को तैयार करने के बाद उस औरत ने लड़कियों से कहा, जो कि लीडर थी, और उसने मेघा को वार्निंग दी कि कुछ भी स्टूपिड करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी सारी हड्डी तोड़ दूंगी, सड़क पर भीख मांगने जैसी हालत कर दूंगी। तुम्हें हमें बेच दिया गया है, तो अब नाटक करना बंद करो। सहमी हुई मेघा को होटल में भेज दिया गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, उसे रूम नंबर 1105 में लॉक कर दिया गया। एक व्यक्ति को उस पर नजर रखने के लिए गेट पर खड़ा कर दिया गया और अंदर मेघा अपनी जिंदगी को कोसते हुए बेड के नीचे छुप गई। जल्दी बाहर से आवाज आने लगी थी। इससे पहले कि गेट खुलता, मेघा डर के मारे मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन एक बड़े से आदमी ने उसे पकड़कर बेड पर पटक दिया। जिद करना बंद करो, मुझ में और हिम्मत नहीं तुम्हें उठाने की। मेघा शांत हो गई, क्योंकि उसे यह आवाज सुनी हुई लगी।
जैसे ही मेघा ने बेड की लाइट ऑन की तो उसने देखा कि प्रवीण फ्लोर पर बैठा हुआ है। वो उसे देखकर हैरान हो गई। तुम अपना चेहरा साफ कर लो, बहुत बुरी लग रही हो। प्रवीण इंजर्ड था, पर उसकी प्रेजेंस अभी भी डरावनी थी। मुझे चोट लगी हुई है, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? यह सुनकर मेघा ने एक चैन की सांस ली और जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी, अपने आप को साफ करने के लिए। क्या मैं सेफ हूँ? मेघा ने खुद से पूछा, क्योंकि अब उसे किसी पर भी यकीन नहीं था। वो किसी का भरोसा नहीं कर सकती थी, भले ही वो इंसान उसकी जान पहचान का ही क्यों ना हो। क्या पता ये अंकल से भी ज्यादा खतरनाक हुआ तो मैं क्या करूंगी? यह सब सोचते हुए मेघा ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। प्रवीण ने 2 घंटे तक बेड पर वेट किया, लेकिन जब मेघा बाहर नहीं आई तो उसने होटल के मैनेजर को बुलाकर बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए कहा। उसने होटल के मैनेजर को बोला कि किसी ने बाथरूम में खुद को जान से मार लिया है। यह सुनकर मैनेजर डरा हुआ भागता हुआ आया और जल्दी से उसने दरवाजा खोला। स्टूपिड! मेघा टॉयलेट के ऊपर बैठकर सो रही थी और उसे लग रहा था कि वो अंदर सेफ है। प्रवीण ने उसके मुंह पर टॉवल फेंका और बोला, बाहर आओ। मेघा उसकी तरफ धीरे धीरे चल के आ रही थी और तभी उसने अचानक से बोला, मेरे कपड़े उतारने में मदद करो। मेघा ये सुनकर तो और परेशान हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रवीण ने मेघा का रिएक्शन देखकर अपना हाथ अपने पैर पर रखा और बोला, तुम्हारी वजह से मेरा घाव फिर से खुल गया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए? मेघा ने उसकी पैंट से खून निकलते हुए देखा और जल्दी से बोला, मैं इस पर बैंडेज लगा देती हूँ। मेघा अपने घुटनों पर बैठी। चांद की रोशनी बेड की येलो लाइट के साथ उन दोनों पर चमक रही थी। अंधेरे में प्रवीण धीरे से मुस्कुराया और उसकी शार्प आंखें बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे वो कोई वैम्पायर हो। मेघा ने जैसे ही अपना सर नीचे किया उसने पूछा, अपनी फैमिली की जवान बेटी अब इस हालत में? मेघा जवाब नहीं दे पाई, जैसे उसके गले में कुछ दिक्कत हो रही थी। प्रवीण ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा एक और पेट भरना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ होने के बाद तुम्हें भूलना पड़ेगा कि तुम कौन थी। मैं ऐसे इंसान की बिल्कुल मदद नहीं करूँगा जो एहसान भूल जाए। मेघा को उसकी आंखें और उसके कॉन्फिडेंस से डर लग रहा था, लेकिन उसे उसका सामना करना पड़ेगा। तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो? प्रवीण मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के एकदम पास आकर बोला, क्योंकि इसमें ही मजा है। अगले ही पल उसने उसे छोड़कर बोला, इसको ढंग से बैंडेज करो, अगर ये वापस से फट गया तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। मेघा प्रवीण को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी। उसे बस डर लग रहा था, पर उसने उसे फॉलो करने के लिए कहा था। क्या वो ये कर सकती है? थोड़ी देर बाद जब मेघा ने बैंडेज करके प्रवीण के कपड़े ठीक किए तब अचानक से प्रवीण ने पूछा, नीचे सब कैसा लग रहा है? मेघा को लगा कि प्रवीण तब की बात कर रहा है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसने क्लिनिक पर उसके कपड़े उतारे थे। मेघा थोड़ी शर्मा गई। मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था, उसने धीरे से कहा। तब इमरजेंसी थी और आपको हेल्प की जरूरत थी। मैं फ्लोर की बात कर रहा हूँ, क्या तुम नीचे ही देखती रहोगी? मेघा हैरान रह गई। प्रवीण को उसका रिएक्शन देखकर हंसी आ गई। वो उठ के सोफे पर बैठा और बोला, अगर तुम ऐसे ही क्यूट हरकतें करती रहोगी तो मैं तुम्हें सच में कच्चा चबा जाऊंगा। मेघा भी उठ गई और उसका भी डर थोड़ा थोड़ा खत्म हो गया था प्रवीण को देखकर। प्रवीण को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी तो वो वहीं बेड पर सो गया और मेघा को बोला, सो जाओ, कल के लिए कुछ चीजें बाकी हैं। रूम में सिर्फ एक ही बेड था तो मेघा को मजबूरी में सोफे पर रेस्ट करना पड़ा, पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है और ये सोच सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो प्रवीण के साथ क्यों जाए? मुंबई में सबको पता था कि प्रवीण और मेघा की फैमिली के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी है और उसी दुश्मन के बेटे को उसने बचाया। पता नहीं प्रवीण ने उसके लिए क्या सोच रखा हो। रात भर यही सब सोचने के बाद मेघा की नींद बाथरूम में हो रही आवाज से खुली। वो जैसे ही सोफे पर सीधी बैठी उसने देखा एक कोने में प्रवीण का असिस्टेंट खड़ा है।
मेघा, जाने का टाइम हो चुका है। उसने मेघा को बोला। हम कहाँ जा रहे हैं? मेघा ने परेशान होते हुए पूछा। वहीं जहाँ आपको होना चाहिए। प्रवीण 26 साल का था और वो अपनी फैमिली का 8th चाइल्ड था। सब लोग उसे प्रिंस बुलाते थे क्योंकि उसके पापा अभी नितेश के मैनेजर थे। लेकिन प्रवीण एक बिगड़ा हुआ बच्चा था। सिर्फ पर्सनालिटी से ही नहीं, सबको गलत तरीके से ट्रीट करता था और हमेशा चीजें अचानक से करता था, खासकर गलत चीजें। पर उसकी फैमिली में कोई उसे रोक नहीं सकता था, तो वो ऐसे ही बिगड़ गया। मेघा ये सब उसकी कार में बैठकर सोच रही थी, जो कि खराब स्पोर्ट्स कार नहीं थी। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जब पहुँच जाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अक्षय, जो कि प्रवीण का असिस्टेंट था, वो उसके साथ बहुत ही यंग एज से था और वो प्रवीण को अपना भाई मानता था। वो कभी भी उसके साथ धोखा नहीं कर सकता था। वहीं पर मेघा बहुत डरी हुई थी और उसे प्रवीण से पूछने में डर लग रहा था कि ड्राइवर के साथ कौन बैठा था, जब तक वह कोई जानी पहचानी जगह पर नहीं पहुँचे। वह एक्चुअल में उसकी आंट का घर था। मेघा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि प्रवीण क्या कर रहा है। जैसे ही उसकी आंटी ने उसे देखा, वो रोते हुए उसकी तरफ गई और बोला, मेरी बच्ची, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारे अंकल को छोड़ूंगी नहीं। मेघा के अंकल उसे देखकर हैरान परेशान रह गए। इसे तो किसी बड़े आदमी को भेज दिया था ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इससे खुश नहीं थे, इसलिए वापस भेज दिया। कुछ ठीक नहीं था। उसने प्रवीण को पहचान लिया था, जो अपनी व्हाइट कार के पास खड़ा था। वो सोच रहा था कि प्रिंस यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वह इतने बड़े आदमी से सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो उसने मुस्कुराते हुए प्रवीण को वेलकम किया और बोला, थैंक यू प्रवीण सर, हमारी मेघा को हमारे पास वापस लाने के लिए। वापस लाने के लिए? नहीं नहीं। प्रवीण ने अपना सर हिलाते हुए मेघा के अंकल को बोला, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के बाद आप इसे परेशान करने की हिम्मत मत करिएगा। क्या मजाक कर रहे हैं प्रवीण सर? ये आपके दुश्मन फैमिली की बेटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और मेघा की फैमिली ने तो उसे घर से निकाल दिया था ना। ये सुनने के बाद प्रवीण ने मेघा की तरफ देखा और बोला, इस बेशरम इंसान ने तुम्हें कल बेच दिया था, तुम इसे कैसे बदला लेना चाहती हो? मेघा समझ गई थी कि प्रवीण उसे वहाँ क्यों लेकर गया था, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से अभी भी बहुत मासूम थी। वो क्या कर सकती हूँ? उसने धीरे से पूछा। जान से मारने के अलावा कुछ भी, प्रवीण ने हंसते हुए कहा। आराम से सोचना, अगर तुमने इसे छोड़ दिया और इसने फिर से तुम्हें बेच दिया तो इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। ये बात सुनकर मेघा के अंकल के पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने जल्दी से बोला, प्रवीण सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे नहीं पता था कि आप मेघा को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वो गलत था। जो मेघा के साथ हुआ था वो उसे बार बार याद आ रहा था, और जो उसके अंकल ने उसके साथ किया था वो उसे भूल नहीं पा रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर प्रवीण को बोला, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए, मैं इसे यहाँ कभी नहीं देखना चाहती। प्रवीण ने हंसते हुए बोला, मुझे लगा कि तुम इसके हाथ पैर काटने की बात करोगी, लेकिन चलो तुम बोली तो सही। मेघा, आज से तुम मेरी पार्टनर इन क्राइम हो। अब तुम एक छोटी सी शैतान हो। आई लाइक इट। और ये बोलते हुए उसने मेघा को कार में बैठने के लिए कहा और अक्षय को इशारा करते हुए कहा, इस बेशरम को यहाँ से गायब कर दो और मेघा की आंट को भी साथ ले चलो, उसकी केयर करने में आसानी होगी। ठीक है सर, मैं समझ गया, अब आप मुंबई वापस चलिए, अक्षय ने उसे याद दिलाया। प्रवीण मेघा की वजह से पहले ही बहुत लेट हो गया था। उसके मॉम डैड दोनों उसके बारे में पूछ रहे थे और वो उनके दुश्मन की बेटी को उनके घर लेकर आ रहा था। वैसे मुंबई के अंदर जो घर है वो उनके रहने के लिए खाली करवा दीजिए। क्या ये घर देने के अलावा एक तरीके से गोद लेना नहीं था? अपने नए घर की तरफ जाते वक्त मेघा की आंटी पूछे बिना रह नहीं पाई, मेघा आखिर ये सब चल क्या रहा है? आंटी, अब शायद मुझे प्रवीण को ही फॉलो करना पड़े। उसने मेरी बहुत मदद की है, मेरी जिंदगी बचाई है और मुझे बिकने से भी बचाया है। मेघा ने अपनी आंटी को समझाया और समझाते हुए उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं। लेकिन मैंने जो अंकल के साथ किया, उस बेशर्म इंसान के साथ यही होना चाहिए था, मेघा की आंटी ने अचानक से कहा। मेघा की आंटी को मेघा की बहुत चिंता हो रही थी
कि वो दोबारा किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। उन्होंने थोड़ा सोचने के बाद बोला, लेकिन यह कहने की भी बात नहीं है कि यह तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है, जबकि सबको पता है कि तुम्हारी फैमिली सालों से एक दूसरे की कितनी बड़ी दुश्मन रही है। मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम प्रवीण सर को तुम्हें बचाने के लिए और उस बेशर्म इंसान को मेरी जिंदगी से निकालने के लिए थैंक यू बोल सकते हैं और वापस चलते हैं। मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी, मेघा की आंटी ने सजेस्ट किया, क्योंकि वह बहुत अनईजी फील कर रही थी। मेघा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, आंटी, भले ही मेरी फैमिली ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन अगर मोनिका को पता चलेगा कि मैं आपके साथ रह रही हूँ तो वो मुझे परेशान करने के लिए नए तरीके ढूंढती रहेगी और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे पेरेंट्स उसे बिगाड़ते रहे और वो मुझे परेशान करती रहे। मुझे नहीं पता मैं प्रवीण को फॉलो करूंगी तो क्या होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि पास्ट फिर से रिपीट हो और मैं मोनिका की गलती की सजा भुगतूं। मेघा की आंटी उसकी बात मानते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम अपने सारे मॉरल्स और एथिक्स को निकाल फेंको। मेघा की आंटी को उसकी बात मानने की क्या जरूरत थी? यह इसीलिए क्योंकि जब आंटी को पता चला कि उसके बेशर्म पति ने मेघा को बेच दिया था, तभी उसने अपने पति को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया था और यह बात उसने फोन करके अपनी बहन, जो कि मेघा की असली माँ है, उसे बताई। लेकिन ये सुनकर मेघा की माँ को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बेच दिया? कोई बात नहीं, बस उस पर नजर रखो कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हमारी फैमिली का नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो यह सोचने की बात थी कि अगर मेघा की अपनी माँ उसे ऐसे ट्रीट करेगी तो मेघा को वापस जाने की क्या जरूरत है। बस अब ये देखना बाकी रह गया था कि प्रवीण ने मेघा के लिए क्या अरेंज किया है। प्रवीण के असिस्टेंट ने मेघा और उसकी मैरी आंटी को मुंबई के एक छोटे कस्बे के अंदर एक घर में रहने के लिए भेज दिया था। उस कस्बे की तरफ जाते वक्त वो लोग उसी कॉलेज के बाहर से निकले थे जहां मेघा और मोनिका ने पढ़ाई की थी। मेघा की आंख से आंसू बस गिरने वाले थे। यह देखकर मैरी आंटी ने उसे कंसोल किया और बोला, मेघा, अब तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम प्रवीण की फैमिली के साथ हैं। तुम उन लोगों को भूल जाओ। मुझे दुख बस इस बात का है कि वो मोनिका वहां आराम से बैठकर ऐश कर रही है और अच्छे से बिगड़ रही है, जितना वह बिगड़ सकती है। प्रवीण के असिस्टेंट ने उन दोनों को बात करते हुए सुन लिया और उसने मेघा से पूछा, अगर तुम्हें इस कॉलेज में फिर से जाने का मौका मिले तो क्या तुम अपनी बहन के साथ अच्छा बिहेव करोगी? उसके सपने में मेघा ने अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी पढ़ाई तक दांव पर लगा दी थी। उसने अपनी बहन को खुश रखने के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि खुद को भी भूल गई। लेकिन अब नहीं। तब तक प्रवीण एक दूसरे कार में अपने घर पहुंच गया था और उसे अपनी फैमिली से एक्सीडेंट के लिए बहुत डांट पड़ी और फिर उसे अपने रूम में आराम करने के लिए भेज दिया गया। जल्द ही प्रवीण का असिस्टेंट मेघा और उसकी आंटी की रिपोर्ट लेकर प्रवीण के पास पहुंचा। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया और प्रवीण को बोला, प्रवीण सर, वह कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं है, वह एक 18 साल की लड़की है। अगर आपने उसे रहने के लिए घर दिया है तो अब आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। मुझे पता है, प्रवीण ने सोफे पर लेटकर अपनी आंख बंद करते हुए बोला। सर, एक इंसान की केयर करना कोई आसान काम नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं उसे ऐसे बिकते हुए देखता रहता और कुछ भी नहीं करता? प्रवीण ने अक्षय को बिठाकर यह सवाल किया। हमें उसे बचाने के बाद उसकी आंटी के साथ रहने के लिए छोड़ देना चाहिए था। हमें उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यह मेरा कॉल है या तुम्हारा? प्रवीण ने अक्षय से पूछा। अक्षय ने जवाब देने से पहले थोड़ा सा सोचा और बोला, यह आपका कॉल है, लेकिन अगर आपके मॉम और डैड को इसके बारे में पता चल गया तो उन्हें पता नहीं लगना चाहिए, प्रवीण ने खड़े होते हुए कहा। अक्षय ने प्रवीण को हमेशा गंदे तरीके से बिहेव करते हुए देखा था। क्या प्रवीण किसी की जिम्मेदारी लेकर उसका ख्याल रख पाएगा? क्योंकि वह बहुत ही खुल के रहने वाला, बिना किसी जिम्मेदारी के साथ में रहने वाला इंसान था।
हालांकि जब तक अक्षय यह सब सोच रहा था तब तक प्रवीण दरवाजे तक पहुंच चुका था। प्रवीण सर, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे कोई चाहिए जो मेरे इलाज में मेरी मदद करे। और वह मदद करने वाला कौन होगा? डेफिनेटली वही जिसने उसके कपड़े उतारे थे। जब मेघा उस घर पर पहुंची तो उस घर को देखकर उसे लगा कि वह उसकी फैमिली के आलीशान घर के बराबर ही था। बस सवाल ये था कि उसे ये नहीं पता था कि वह यहाँ से कहाँ जाएगी। मेघा, क्या प्रवीण सर तुम्हें अपने लवर के रूप में तो नहीं देखना चाहते? मेरी आंटी अभी भी चिंता में थी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हाँ, बहुत ज्यादा सोच रही है मेरी आंटी, मुझे ये इतनी भी पसंद नहीं, प्रवीण ने कहा, जो अभी भी घर में आया था। उसने अपने घर की चाबी टेबल पर रखी और मेघा को अच्छे से देखा। प्रवीण सर, मेरी बैंडेज बदलने में हेल्प करो, प्रवीण ने मेघा की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रवीण सर, लाइए मैं कर देती हूँ, मैं मेघा से अच्छे तरीके से कर पाऊंगी, मेरी आंटी ने उनको इंटरैक्ट करते हुए बोला, ताकि वो दोनों अकेले न जा पाए, क्योंकि मेघा अभी भी बहुत मासूम और चंचल थी। क्यों आंटी मेरी, आपको क्या लगता है मैं इसे खा जाऊंगा? प्रवीण ने हंसते हुए कहा और उसकी आंखों में शैतानी लुक था। मेरी आंटी, कोई बात नहीं, मुझे इन पर भरोसा है, मेघा ने जल्दी से कहा। फिर नीचे गेस्ट रूम में जाने के बाद वह प्रवीण के सामने बैठ गई और कहा, प्लीज अपने कपड़े उतारो। अपनी एल्बो को अपने घुटने पर रेस्ट करते हुए प्रवीण ने मेघा की चिन पकड़कर बोला, मेघा, तुम्हें क्या लगता है तुम किसकी चैरिटी पर जी रही हो? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस डर लग रहा है मेरे फ्यूचर के बारे में सोच करके। मैं आज यहाँ पर हूँ, कल कहाँ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता, मेघा ने रोते हुए बोला। देखो, तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना मिलता रहेगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? प्रवीण ने गुस्से में पूछा। मुझे भरोसा है, मेघा ने अपना सर हिलाकर बोला। हालांकि वह थोड़ी अनकंफर्टेबल दिख रही थी, लेकिन प्रवीण को पता था कि उसके मन से ये डर इतनी जल्दी नहीं जाएगा। फिर भी प्रवीण ने उसे फोर्स करने की कोशिश नहीं की। जहां तक मुझे याद है कि तुम अब भी कॉलेज में हो, तो कोई अच्छा सा कॉलेज ढूंढ लो पढ़ाई करने के लिए।